हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। क्या विद्युत बल रेखाएं होती हैं, किस तरीके से विद्युत क्षेत्र और इसमें बनने वाले डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद्युत बल रेखाओं से। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? बच्चों, विद्युत बल रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं या ऐसे काल्पनिक पथ होते हैं जिन पर कोई इकाई परीक्षण आवेश चलने का प्रयत्न करता है। तो देखो यहां पर क्या बोली है, विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षण धनावेश के द्वारा बनाया गया पथ। तो बच्चों, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये ऐसे काल्पनिक पथ होते हैं जिन पर जिन पर इकाई धनावेशित आवेश चलने का प्रयत्न करता है, चलने का प्रयत्न करे या चले। तो ऐसे काल्पनिक पथ को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्लियर? तो ये बड़ी सिंपल सी एक चीज है। अब देखिए, विद्युत बल रेखाओं की हम बात करें तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतत होती है। विद्युत बल रेखाएं बनाती हैं खुले वक्र और ये होती हैं सतत। तो यहां पर देखिए, अगर मैं धनावेश की बात करता हूं तो इस धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं होती है बाहर की ओर। तो धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर। अगर मैं धनावेश और ऋणावेश को एक साथ लूं तो बच्चों यहां से आपको क्लियरली एग्जाम्पल से विजिबल है कि भाई धनावेश के तो होती है विद्युत बल रेखाएं बाहर और ऋणावेश की होती है अंदर। जैसे ये अगर दोनों धनावेश ले लें या दोनों ऋणावेश ले लें तो अपने को क्लियरली पता है कि भाई समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप देख सकते हो कि बीच में एन मतलब होता है न्यूट्रल बिंदु, उदासीन बिंदु। तो बीच में आपको एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है जीरो, मतलब वहां पर कोई भी विद्युत बल रेखा मौजूद नहीं होती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई विद्युत बल रेखाओं के क्या गुणधर्म होते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की यदि हम गुणधर्मों की बात करें तो अभी जैसे कि ऊपर अपन ने डायग्राम्स में देखा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। मतलब ये धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है हमेशा। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान लो जैसे कि ये डायग्राम हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये मान लो इस तरीके से कोई विद्युत बल रेखा है और इसके किसी बिंदु पर मैं कोई बल रेखा खींच रहा हूं। मान लो कि इस वाले बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो बच्चों यहां पर हमने ड्रॉ कर दी है विद्युत बल रेखा। तो इस वाले बिंदु पर ये विद्युत बल रेखा बता रही है हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर मैं इस वाले बिंदु पर निकालना चाहूं तो यहां पर फिर से मैंने एक विद्युत बल रेखा खींच दी। तो ये विद्युत बल रेखा बता रही है यहाँ पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेटर से कि अगर ये कोई बिंदु ए है तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ये वाली, और इसको हमने बोल दिया ई ए। और ये अगर बिंदु कोई बी मैं बोलता हूं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया बच्चों ई बी। तो इस तरीके से क्या जनरल पॉइंट हमने यहाँ पर बात करी कि भाई विद्युत बल रेखा के सतह पर किसी भी बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा बताती है हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इसका रीजन क्या होता है कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो बच्चों यहां पर हम अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग दिशाएं दर्शाएंगी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की। एक के लिए स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरे के लिए स्पर्श रेखा हो गई ये। तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो रही हैं जो कि संभव नहीं है। तो याद रखें हमेशा कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस या कट नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती हैं। अगर मैं बात करता हूं किसी कंडक्टिंग सरफेस की चालक सतह की तो बच्चों विद्युत बल रेखाएं हमेशा उस चालक के लंबवत होती हैं। जैसे ये कोई हमने ए और बी दो चालक पृष्ठ ले लिए तो यहां पर हमेशा इनके लंबवत होंगी। ये इस तरीके से हमेशा ये लंबवत होंगी, चाहे ये हो चाहे ये वाली चालक हो यहाँ पर धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो हमेशा लंबवत। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा ही चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती है, क्योंकि संपूर्ण आवेश होता है चालक के पृष्ठ पर। चालक के अंदर कोई आवेश मौजूद ही नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि भाई किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान या मौजूद नहीं रहती हैं, प्रेजेंट नहीं रहती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती। तो विद्युत बल रेखाएं सतत अवश्य होती है, सतत जरूर होती हैं, लेकिन ये हमेशा ही खुले वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। मतलब धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएंगी। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। तो ये आगे हम चुंबकीय क्षेत्र में बात करेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो बंद लूप बनाती है हमेशा, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर ये नॉर्थ से साउथ तो होती है बाहर की तरफ, और साउथ से नॉर्थ होती है अंदर की तरफ। तो ये बनाते हैं हमेशा बंद लूप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बच्चों अपन बात करें तो देखिए, किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली अथवा किसी आवेश पर समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हो गया कि वो आवेश क्या है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये दर्शाएगा हमें कि भाई धनावेश से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋणावेश पे आके कितनी समाप्त हो रही हैं। मतलब उनकी जो संख्या है वो बताएगी यहाँ पर आवेश के परिमाण को। यहां पर देखिए, जैसे चित्र बोल दिया आपको कि ए बिंदु है और बी बिंदु है, दोनों पर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं बाहर, एक पे अंदर की तरफ जा रही हैं, तो आवेश क्यू ए और क्यू बी हो गया दोनों बिंदुओं पर। लेकिन एक चीज आप क्लियरली यहां से डायग्राम से देख सकते हो कि भाई ए बिंदु पर जो सघनता है बल रेखाओं की वो ज्यादा है, इसलिए ए बिंदु पर जो आवेश का परिमाण है वो ज्यादा होगा बी बिंदु पर आवेश के परिमाण से। तो यहां पर मैग्नीट्यूड की बात हुई है बच्चों, प्रकृति से हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई जहां पर आवेश की सघनता ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं, सघन है, प्रबल हैं। चलिए इसी तरीके से अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट विद्युत बल रेखा की विशेषता बच्चों अपन ने बात करी कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के परित एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के तुल्य होती है। इसका मतलब बच्चों मैं डायरेक्टली यहां पर यह बात करता हूं कि भाई किसी भी पृष्ठ से अभिलंबित जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरती है वो हमें बताती है वहां पर फ्लक्स को। फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए। तो फ्लक्स का मतलब होता है किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यही चीज यहां पर बोली है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उस बिंदु के परित इकाई क्षेत्रफल से, अगर मैं बात करता हूं ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इकाई क्षेत्रफल की बच्चों बात करता हूं, तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा फाई। मतलब यहां पर ये विद्युत क्षेत्र किसको परिभाषित करेगा, इकाई क्षेत्रफल के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को। तो यहां से ये हमने बोल दिया एक और रिलेशन। यदि विद्युत बल रेखाएं सरल रेखीय समांतर एवं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान कहा जाता है। यूनिफॉर्म बोलते हैं बच्चों इसको, एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये इसको हम समरूप विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं कि यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र, या इसको हम कह सकते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ये सरल रेखीय ना हो, ये यादृच्छिक रूप से ओरिएंटेड हो, तो उस स्थिति में यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो होता है असमान या असमरूप, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है इसमें एक्स एंड वाई ये दो पॉइंट लिए। अगर मैं और भी मल्टीपल पॉइंट्स यहां पर लेता हूं, कई सारे बिंदु यहां पर लेता हूं, तो हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहां पर समान। क्यों? क्योंकि ये सारी जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के समांतर एवं समदूरस्थ हैं। लेकिन दूसरे वाले डायग्राम में एक चीज क्लियरली यहां से पता चल रही है कि भाई जो एक्स बिंदु है यहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास है, वाई बिंदु पर फैल गई। इसका मतलब वाई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी एक्स बिंदु की अपेक्षा। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अपन। जैसे ये एक अपने को क्वेश्चन दे दिया, विद्युत बल रेखाओं पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है अपने से कि भाई मान लो ये धातु का बना एक ठोस गोला है जो समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई रेखाओं में से सही रेखा कौन सी है? तो क्या बोल दिया कि भाई एक ठोस गोला है, समांगी मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो चित्र में कौन सी बल रेखाएं सही हैं? तो देखिए 1 2 3 4। अच्छा इसका डायग्राम नहीं है, यहाँ पर डायग्राम मिस हो गया बच्चों, इसका डायग्राम मिस हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए कोई बात नहीं,
दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चित्र है एक विद्युत क्षेत्र के संगत कुछ विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करता है। तो चित्र बताता है कि देखो बच्चों, ये विद्युत बल रेखाएं दे दी और तीन अलग अलग स्थितियां दे दी यहाँ पर ए बी एंड सी। और यहाँ पर ऑप्शंस में आपको बताना है कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में तीनों स्थितियों में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर स्थितियों की बात करूं तो ये तीनों बिंदु जहां पर हैं वो एक सरल रेखा है। इसके ऊपर और नीचे दो विद्युत बल रेखाएं और निकल रही हैं। तो यहां पर अगर इन दोनों विद्युत बल रेखाओं को देखा जाए तो बच्चों ए और जो सी बिंदु हैं ये एकदम इन दोनों विद्युत बल रेखाओं के मध्य में स्थित है। इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करूं तो ई ए और ई सी तो हो गए बराबर, दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो गई समान। लेकिन बी बिंदु पर देखिए विद्युत बल रेखाएं दोनों तरफ की जो है वो फैल रही है। इसका मतलब यहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर हैं, तो प्रबलता विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी बच्चों कम। तो ई ए इक्वल टू ई सी है और ई बी का मान इन दोनों से कम है। तो ऐसा कोई ऑप्शन कि भाई ई ए इक्वल टू ई सी है और ई बी का मान इन दोनों से कम है, तो ये हो गया बच्चों थर्ड ऑप्शन। ई ए और ई सी दोनों बराबर हैं और ई बी इनसे कम है, इसका मतलब इन दोनों के मान ई बी से बड़े होंगे। ये संबंध हो गया यहाँ पर। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस जनरली बनते हैं यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं पे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है और किस तरीके से हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, विभिन्न आवेश वितरण के लिए हम विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या हो गया कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी भी आवेश के चारों ओर मुक्त आकाश में या दिक स्थान में एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। तो चलिए यही बात यहां पर समझाई गई है। यदि एक आवेश Q1 इसके नजदीक स्थित अन्य आवेश पर बल आरोपित करता है तो यह कहा जा सकता है कि Q2 Q1 के क्षेत्र में रखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई ये किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दूसरा कोई भी आवेश एंट्री मारेगा, उसमें प्रवेश करेगा तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए यह बल का अनुभव करता है। Q1 Q2 के क्षेत्र में रखा है इसलिए यह बल का अनुभव करता है। इस प्रकार एक आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे तो उसको हम बोलते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र। ये जनरल बात हमने कर ली यहां पर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो बच्चों जनरली हम जब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि उसके चारों ओर का जो दिक स्थान है वो कुछ भी रैंडमली ओरिएंटेड हो सकता है, कैसे भी यादृच्छिक रूप से वितरित हो सकता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह हमेशा एक निश्चित दिशा में बल को दर्शाएगी। तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई परीक्षण आवेश द्वारा या इकाई धनावेशित परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया कूलाम्ब बल किसके तुल्य होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। तो यहां पर हम बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ई वेक्टर इक्वल होता है आपका एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। बच्चों क्यू नोट होता है आपका इकाई धनावेशित परीक्षण आवेश, इसको हम कह सकते हैं क्यू नोट इज इक्वल टू प्लस 1 कूलाम। क्यू नोट इज इक्वल टू प्लस 1 कूलाम। तो किसी भी, ये हमने बात करी प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में इस क्यू नोट पर लगने वाले बल की। तो यहां पर हमने बोल दिया एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक निश्चित दिशा में हो गई। तो पहली चीज ये कि भाई ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल रिलेशन। दूसरी चीज हो गई ये, मैं कह रहा हूं कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो अगला ही क्वेश्चन बनता है अपने दिमाग में कि भाई दिशा क्या होगी। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो बच्चों इसकी दिशा वही होगी जिस दिशा में एक कूलाम्ब बल अनुभव करता है आपका परीक्षण आवेश। तो देखिए एग्जैक्ट इसके मैथमेटिकल रिलेशन की मैं बात करूं तो बच्चों हम यहां पर क्या कंसीडर करते हैं कि भाई ये जो परीक्षण आवेश है क्यू नोट, इसका मान होना चाहिए अति अल्प। क्यों? क्योंकि ये होता है परीक्षण आवेश, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता या खुद का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। परीक्षण आवेश बच्चों एक ऐसा अल्प आवेश होता है जिसका खुद का आवेश नहीं होता, लेकिन ये अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इसका मान रखा जाता है अति अल्प ताकि ये अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करें। तो इसलिए हम यहां पर लिमिटिंग कर देते हैं इसको कि भाई लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो ये होता है यहां पर एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। बच्चों इसके लिए हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक एक तो यहां से हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा हम आगे
विभवांतर वाले चैप्टर में देखते हैं, वहां से इसका मात्रक मिलता है हमें वोल्ट प्रति मीटर, या हम इसको कह सकते हैं जूल पर कूलाम मीटर, जूल पर कूलाम मीटर। ये भी अपन विभव वाले चैप्टर से पढ़ेंगे। सीजीएस मात्रक की बात करें तो बच्चों न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन और कूलाम की जगह आ जाएगा स्टेट कूलाम, तो ये बन जाएगा डाइन बटा स्टेट कूलाम सीजीएस मात्रक। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो क्लियरली यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन मतलब हो गया बच्चों m1l1t-2 और कूलाम हो गया यहाँ पर a1t1। इसको अगर रीअरेंज करें तो ये हो गया m1l1t-3a-1। तो यहां से आपको मिल जाता है इसका विमीय सूत्र m1l1t-3a-1। अब वही बात जो मैं अभी कर रहा था कि भाई दिशा होगी तो दिशा क्या होगी, तो चूंकि सदिश राशि है तो दिशा होगी, और इसकी दिशा हमेशा या तो मैं कह सकता हूं कि भाई जिस दिशा में कूलाम बल आरोपित हो रहा है उस परीक्षण आवेश पे वही दिशा होगी, या इसको मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी दिशा होगी धनावेश से बाहर और ऋणावेश के अंदर। तो दिशा होगी सदैव धनावेश से दूर एवं ऋणावेश की ओर। तो धनावेश से तो होगी हमेशा दूर, धनावेश के कारण दूर, और ऋणावेश के लिए अंदर। तो ये आप देख सकते हो प्लस चार्ज है तो इसके लिए बाहर की ओर, माइनस चार्ज है तो इसके लिए अंदर की ओर। विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, तो अभी पीछे अपन ने विद्युत बल रेखाओं की जब विशेषताएं पढ़ी थी तो वहां पर भी हमने विद्युत क्षेत्र की बात करी थी। चलिए वापस से देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा एक आवेश Q F इज इक्वल टू क्यू ई बल का अनुभव करता है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेशित कण को रखते हैं तो वो बल अनुभव करता है, और उस बल का परिमाण होता है बच्चों F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। यदि आवेश धनात्मक है, अगर ये आवेश धनात्मक है तो इस पे जो बल लगता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। पहले वाला डायग्राम यहां से आप देख सकते हो, इस तरफ विद्युत क्षेत्र है, ये धनावेश है, तो देखिए इस पर बल भी लग गया इसी दिशा में। लेकिन अगर ये आवेश होता है आपका ऋणावेश, ऋणावेश होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, तो बल की दिशा होगी यहां पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो ये लग जाएगा बच्चों बल इस दिशा में। तो इस तरीके से अपन बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं और इनमें संबंध की। अब देखिए जैसे हमने कूलाम्ब के नियम पे, कूलाम के नियम में कूलाम बल पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, सेम ही तरीके से हम विद्युत क्षेत्र के लिए भी बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या बोल दिया कि भाई कोई भी हमारे पास जो एक बहुआवेशीय निकाय है जिसमें कई सारे आवेश हैं, मान लेते हैं अपन मैथमेटिकली गणितीय रूप में कि भाई n आवेश है, और उन n आवेशों के कारण अगर हम किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बच्चों प्रत्येक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस बिंदु पर उन सबके सदिश योग के तुल्य होगा यहाँ पर हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही बात करिए यहाँ पर कि कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कि कई सारे आवेश है और उन सब के कारण से किसी एक बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। तो देखिए जैसे ये हमने बात कर ली कि प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होगा। तो जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बहुआवेशीय निकाय के कारण, तो प्रत्येक आवेश के सदिश योग का वहां पर योग कर दो, प्रत्येक आवेश के विद्युत क्षेत्र का सदिश योग, तो हमें मिल जाएगा परिणामी। सॉरी, जैसे ये बोल दिया ई वेक्टर इज इक्वल टू ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर अप टू en, जितने भी आवेश आपके वहां पर दिए हुए हैं। दो विद्युत क्षेत्रों के परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण, देखिए बच्चों ये क्लास 11th में हमने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, त्रिभुज नियम और आप समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ते थे, वहां से आप दो सदिशों का परिणामी निकालते थे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी सदिश राशियां हैं। तो मान लिया कि भाई दो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं E1 और E2, जिनके मध्य कोण है बच्चों थीटा। तो अगर इनके मध्य कोण है थीटा तो इनकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दी हमने E। तो इस E का परिमाण होता है बच्चों रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। तो ये जनरल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है अच्छे से, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। और वेक्टर जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर यह भी बताया था कि भाई वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट आपकी 50 to 60% सिलेबस फिजिक्स में यूटिलाइज होता है वेक्टर्स। अगर हम बात करें यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, तो बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो एंगल किसके साथ बन रहा है E1 के साथ में, तो हम बोलते हैं E2 sin थीटा।
तो E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कोस थीटा। अगर ये एंगल अल्फा होता आपका E2 के साथ में, अगर ये वाला एंगल, जैसे बोल दो बच्चों इसको कि भाई ये है बीटा, तो इसके साथ में अगर आपसे पूछ ले तो अब हम इसको लिखते टेन बीटा इज इक्वल टू E2 के साथ बना तो ऑपोजिट मतलब E1, तो ये हम लिखते इसको E1 साइन थीटा अपॉन E2 प्लस E1 कोस थीटा, E2 प्लस E1 कोस थीटा। ये बच्चों होता है कॉन्सेप्ट किसी भी दो सदिशों का परिणामी और उसकी दिशा ज्ञात करने का। चलिए बच्चों इसी में बात करते हैं हम कि भाई किस तरीके से सतत आवेश वितरण होता है, सतत एवं एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों सतत रूप से आवेश वितरण होता है, अगर मैं सतत आवेश वितरण की बात करता हूं तो सतत आवेश वितरण होता है स्थूल निकायों में, स्थूल निकायों में। तो स्थूल निकाय क्या होते हैं? बड़े निकाय। बड़े निकाय होते हैं जहां पर आवेश काफी अधिक मात्रा में होता है, वहां पर हम ये कंसीडर करते हैं, ये मानते हैं कि भाई आवेश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ना होकर सतत रूप में होता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों सतत आवेश वितरण। और ये सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। यदि आवेश का वितरण हो एक सरल रेखा में तो उसको बोल देंगे हम रेखीय आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण हो किसी दिए गए क्षेत्रफल या किसी दिए गए पृष्ठ में तो उसको बोल देंगे पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। और बच्चों यदि आवेश का वितरण होता है किसी दिए हुए आयतन में तो उसको हम बोल देते हैं आयतन आवेश वितरण। तो तीन तरीके से हम आवेश को वितरित कर सकते हैं यहां पर, तो सरल रेखा में, क्षेत्रफल में और आयतन में। एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर क्या होता है ये। जैसे एक तार पर आवेश का मान, एक वलय पर आवेश, इस तरीके से जितने भी आवेश के वितरण होंगे बच्चों वो होंगे रेखीय आवेश वितरण। अगर हम बोले कि भाई चालक गोले पर कोई आवेश है या चालक चादर पर कोई आवेश है तो वो हो गया आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर हम बोले कि भाई किसी चालक गोले पर आवेश है, इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहां पर बच्चों ये जो आवेश घनत्व होता है इस आवेश घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आवेश का वितरण सरल रेखा में है तो हम इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम दर्शाते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, किसी चालक की इकाई लंबाई पर आवेश का वितरण। इसी तरीके से अगर आवेश का वितरण होता है किसी क्षेत्रफल या किसी पृष्ठ में तो यहां पर आप इसको दर्शाते हो सिग्मा से। तो यहां पर ये होता है सिग्मा, ये मिसप्रिंट है बच्चों, यहां पर सिग्मा होता है ये। तो सिग्मा को हम बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल में वितरित आवेश, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अगर यहां पर हम बात करें कि भाई ये चालक है, गोलीय कोश है, तो इसके लिए क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बोला गया है। या कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो या कोई भी आपकी चादर हो, तो कोई भी 2D लैमिना हो तो उसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अगर आवेश का वितरण होता है आयतन में तो उसको हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व और दर्शाते हैं बच्चों इसको रो से। तो रो इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, आवेश बटा आयतन। अगर किसी चालक गोले में बच्चों आप बात करते हो, अगर आप किसी चालक गोले में इसकी बात करते हो तो चालक गोले के लिए बन जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये बन गया बच्चों Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ये अपन ने जनरल बात करी बच्चों किस तरीके से यहां पर आपका सतत आवेश वितरण होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए आवेशित निकाय को हम अल्पांश आवेशों में विभाजित कर लेते हैं। मान लो कोई बड़ा निकाय है, क्या बताया मैंने अभी कि सतत आवेश होगा तो निकाय आपका स्थूल होगा, बड़ा निकाय होगा। तो बड़ा निकाय होगा तो वहां पर हम आवेशों को यूं मान सकते हैं कि भाई इसमें जो आवेश का वितरण है ये छोटे छोटे अल्पांश आवेशों से मिलकर संपूर्ण आवेश इसका बना हुआ है। तो प्रत्येक अल्पांश आवेश dq बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा यहां पर। अब इस अल्पांश आवेश के कारण दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE ज्ञात कर लेंगे और परिणामी के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का योग कर देंगे। तो योग कर देंगे या इसको मैं कह सकता हूं समाकलन कर देंगे, ये समाकलन dE कर देंगे तो हमें तुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी यहां पर। चलिए बच्चों इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र का संरक्षण क्या होता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं।
तो बच्चों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशंस हैं, ये डेरिवेशंस अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव विभिन्न प्रकार के आवेश वितरणों के लिए अपन साथ में बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ग्राफ्स के साथ में। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं अगले टॉपिक की विद्युत क्षेत्र का संरक्षण। तो विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस विद्युत क्षेत्र में यहां पर जो किया गया कार्य है किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, वो कार्य बच्चों पथ पर निर्भर नहीं करता। तो इस पर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, स्थितिज ऊर्जा पर भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो क्या चीज का ध्यान रखना है कि भाई विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है, इसलिए आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, कि किस रास्ते से हम उसको लेके जा रहे हैं इस पर निर्भर नहीं करेगा। ये सिर्फ दो ही स्थितियों पर निर्भर करता है, कहां से ले जा रहे हैं और कहां पर ले जा रहे हैं, कहां पे, कहां से कहां तक। तो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। इसी कारण दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता। तो जब भी हम दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की बात करते हैं या आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की बात करते हैं, तो बच्चों ये पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी प्रवृत्ति के होते हैं ये क्षेत्र। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के, तो समविभव पृष्ठ अपन पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपने, जब विभव की बात करेंगे। तो समविभव पृष्ठ पर जब भी हम किसी एक बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो किया गया कार्य हो गया बच्चों शून्य। बात करेंगे इसकी आगे। देखिए बच्चों आवेशों का संतुलन फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवेशों का संतुलन। तो आवेशों के संतुलन से मतलब होता है कि भाई अगर किसी निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सब पर लगने वाला परिणामी बल हम बोल दें शून्य हो गया। तो परिणामी बल यदि आपका शून्य है तो वह संतुलन में कहलाता है, मतलब नेट फोर्स नहीं लग रहा उस पर, कोई भी परिणामी बल नहीं है, और परिणामी बल नहीं है इसका मतलब संतुलन की स्थिति। सीधी सी चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। यदि निकाय का प्रत्येक आवेश संतुलन में है तो संपूर्ण निकाय संतुलन में होगा। यदि हम बोल दें कि भाई किसी निकाय में 10 आवेश हैं और 10 के 10 आवेश संतुलन में है, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा निकाय ही संतुलन में हो गया। अब देखिए संतुलन के क्या क्या प्रकार हैं, संतुलन के प्रकार देख लेते हैं। तो बच्चों संतुलन को हम तीन भागों में कैटेगराइज करते हैं कि भाई तीन तरीके से संतुलन अवस्था हो सकती है। स्थायी संतुलन हो सकता है, स्थायी असंतुलन हो सकता है, या अस्थायी संतुलन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज स्थायी संतुलन। यदि एक आवेशित कण को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विक्षेपित करने पर वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो वह स्थायी संतुलन में कहलाता है। मान लो कि भाई पहले वो अपनी मूल स्थिति में था, मतलब स्थायी संतुलन। अब संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा उसको विक्षेपित करके छोड़ दिया जाए और वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाए तो बच्चों वो हो गया स्थायी संतुलन। यदि U स्थितिज ऊर्जा फलन है तो स्थायी संतुलन की स्थिति में d² U/dx² बच्चों धनात्मक होगा। इसका मतलब U हमेशा ही न्यूनतम होता है। हमेशा ध्यान रखो स्थायी संतुलन की स्थिति में U होता है आपका मिनिमम, U न्यूनतम होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये नेगेटिव होता है यहाँ पर। तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक मतलब स्थायी संतुलन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई d² U/dx² जो है ये होगा बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव। d² U/dx² की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो जिस तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स में हमने मैक्सिमा मिनिमा की बात करी थी, किसी भी फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान की, तो वहां पर मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे कि सबसे पहले तो उस भौतिक राशि में परिवर्तन निकाल दो, उसका अवकलन क्या कर दो, 0 कर दो, वहां से उसकी दो वैल्यूज मिलेंगी। वो वैल्यूज आप फिर से सेकंड ऑर्डर का जब द्वितीय कोटि का अवकलन करते हो वहां पर रखो। अगर d² U/dx² धनात्मक मिलता है तो ये आपका जो फलन है ये आपको देगा मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान देगा। तो देखो वही वाली स्थिति हुई है यहाँ पर। स्थायी संतुलन की बात कर रहा है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान होना चाहिए न्यूनतम, ऋणात्मक मान होना चाहिए। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा में दूरी के साथ जो द्वितीय कोटि का अवकलन है वो बच्चों हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। अगर मैं बात करता हूं अस्थायी संतुलन, कि संतुलन तो है लेकिन अस्थायी नहीं है, इसका मतलब यदि उसको इस संतुलन स्थिति से विक्षेपित कर दिया जाए और छोड़ दें तो वो वापस पूर्व स्थिति में नहीं आता, मतलब वापस वो अपनी स्थायी संतुलन की स्थिति में नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं अस्थायी संतुलन।
संतुलन तो है लेकिन अस्थाई है वो। तो इस स्थिति में U की वैल्यू हो गई मैक्सिमम, स्थितिज ऊर्जा हो गई यहां पर धनात्मक। इसका मतलब इसका जो द्वितीय कोटि का अवकलन है बच्चों डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए आपका 0 से छोटा। तो ये हो गया मैक्सिमा, मतलब अस्थाई संतुलन। संतुलन तो है लेकिन अस्थाई है। तीसरा हमने बात कर ली बच्चों उदासीन संतुलन। तो उदासीन संतुलन, उदासीन संतुलन का मतलब हो गया कि यदि संतुलन स्थिति से उसको विक्षेपित कर दिया जाए तो न तो पूर्व स्थिति में आता है और न ही आगे की ओर गति करता है। अब स्थायी रूप से संतुलन में आ गया वो, उदासीन हो गया वो। यह उसी स्थिति में बना रहता है जिसमें उसे रखा गया है। मतलब उसको संतुलन स्थिति से विक्षेपित कर दिया जाए और अब छोड़ दें तो वो ना तो अपनी इस वाली स्थिति से विक्षेपित होगा और ना ही अपनी मूल स्थिति में जाएगा। मतलब जिस स्थिति में आपने उसको छोड़ दिया उसी स्थिति में रहेगा। तो ऐसी संतुलन को बोलते हैं उदासीन संतुलन। इस वाली स्थिति में बच्चों डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा 0। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया 0। इसका मतलब यू की वैल्यू होगी कांस्टेंट। स्थितिज ऊर्जा हो गई बच्चों यहां पर नियत, यू की वैल्यू हो गई नियत। तो ये होती है बच्चों संतुलन की विभिन्न स्थितियां। संतुलन की विभिन्न स्थितियां, तो हमने 3 प्रकार के संतुलन देखे, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। उदासीन में तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 और यू हो गया आपका नियत। स्थायी संतुलन में बच्चों u की वैल्यू होनी चाहिए ऋणात्मक, इसका मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए 0 से बड़ा। और तीसरी चीज अस्थायी संतुलन, उसमें u की वैल्यू होनी चाहिए धनात्मक या अधिकतम, इसका मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए 0 से छोटा। तो ये 3 स्थितियां देखी हमने संतुलन के लिए। चलिए बच्चों अगला बात करते हैं संतुलन परीक्षण के लिए दिशा निर्देश। अब देखिए क्या क्या दिशा निर्देश यहां पर आपको ध्यान रखने होते हैं। उस आवेश की पहचान करें जिसका संतुलन देखना है। तो सबसे पहले तो उस निकाय में आपको उस आवेश को आइडेंटिफाई करना है, उस आवेश को देखना है जिसका आपको संतुलन देखना है। उसके बाद फिर यह देखना है कि उस आवेश पर कितने बल कार्यरत हैं। उस आवेश पर लगने वाले बल देखने हैं कि हमें कितने बल कार्यरत हैं। यह आवश्यक है कि उस पर कम से कम 2 विपरीत बल कार्यरत हों। तो संतुलन में बने रहने के लिए क्या चीज देखनी होगी कि भाई कम से कम 2 बल होने चाहिए जो एक दूसरे के विपरीत हों, तभी संतुलन होगा न्यूनतम स्थिति में। अब देखिए और क्या क्या संभावित स्थितियां हो सकती हैं, चलिए गौर फरमाते हैं बच्चों इन स्थितियों पर। क्या क्या स्थितियां हैं। पहली स्थिति, मान लीजिए 3 समान आवेश हैं, कैपिटल Q1, कैपिटल Q2 और स्मॉल q। ये तीनों एक सरल रेखा में दर्शा दिए चित्रानुसार। तो आवेश स्मॉल q संतुलन में होगा। तो देखिए बच्चों क्या बोल दिया, 2 आवेश A और B बिंदुओं पर रख दिए Q1 और Q2, और बीच में कहीं पे रख दिया, कहीं पर भी रख दिया स्मॉल q आवेश। तो यहां पर कैपिटल Q1 से बोल दी भाई इसकी दूरी हो गई x1 और कैपिटल Q2 से इसकी बोल दी दूरी x2। टोटल दूरी दोनों के बीच में बोल दी कि भाई x है। अब देखिए इस पर 2 बल लग रहे हैं। एक तो ये वाला बल लगा रहा है, यहां पर Q1 लगा रहा है इस पे बल, और एक लगा रहा है Q2। तो समान प्रवृत्ति के बल है Q2 बच्चों, जब Q पर बल लगाएगा तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। समान प्रवृत्ति के हैं तो ये आ गया इस तरफ F2 बल, और जब ये Q1 इस पे बल लगाएगा तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये आ गया इस तरफ। तो संतुलन स्थिति के लिए क्या होना चाहिए कि भाई F1 का परिमाण F2 के बराबर होना चाहिए। देखिए स्मॉल q पर 2 बल आरोपित हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। संतुलन कब होगा, जब नेट फोर्स परिणामी बल इस आवेश q पर 0 हो। इसका मतलब दोनों आवेश परिमाण में समान होने चाहिए। यहां पर दिशा तो विपरीत है ही, परिमाण और समान हो जाएंगे तो निकाय आ जाएगा आपका संतुलन स्थिति में। तो ये होती है एक कंडीशन। तो देखिए बच्चों क्या और क्या पॉसिबिलिटीज है यहां पर, अर्थात Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हो गया बच्चों x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर दोनों बल समान है तो F इज इक्वल टू के Q1 स्मॉल q अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 q अपॉन x2 स्क्वायर। तो देखिए k स्मॉल q से k स्मॉल q कैंसिल आउट, और ये बच गया Q1 अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन x2 स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लिया, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर चला जाएगा दूसरी तरफ, तो x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर। तो यह Q के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है बच्चों। ऊपर दिए गए दिशा निर्देशों का अनुकरण करने पर हम ये कह सकते हैं कि Q स्थायी संतुलन में है एवं यह निकाय संतुलन में नहीं है। तो स्मॉल q बच्चों स्थायी संतुलन में है।
ये x1 x2 की आप वैल्यूज निकाल सकते हो यहाँ पर। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन किस तरीके के बन रहे हैं यहाँ पर। यदि +4 माइक्रोकुलाम व +16 माइक्रोकुलाम के दो आवेश 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब संतुलन के तीसरे अन्य आवेश को उनके बीच में कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो अभी जो अपन ने बात करी थी वहां से आप निकाल सकते हो बच्चों x1 या x2 की वैल्यू। तो आप बोल दो कि भाई ये इस तरीके से दो आवेश इस तरीके से रखे हुए थे अपने, एक यहां पर बोल दिया +4 माइक्रोकुलाम और इस तरफ बोल दिया +16 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की दूरी बोल दी आपको 30 सेंटीमीटर। और आप कह सकते हो कि भाई जो तीसरा आवेश है ये लो साहब यहां पर आपने रख दिया कैपिटल Q इससे x दूरी पर। तो आप निकाल सकते हो यहां से संतुलन स्थिति में इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल इन दोनों के मध्य लगने वाले कूलाम बल के तुल्य होना चाहिए। यहां से बच्चों आप सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो कि क्या वैल्यू इसकी निकलेगी। दूसरी स्थिति देखो दी हुई है, दूसरी कंडीशन संतुलन के लिए बच्चों। दूसरी कंडीशन, दो समान आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से x दूरी पर है, पहले की तरह ही है। एक तीसरा असमान आवेश Q उनके बीच में रख दिया, तीसरा असमान आवेश उनके बीच में रख दिया, तो आवेश संतुलन में होगा। तो बच्चों वापस से वही कॉन्सेप्ट है, दोनों के परिमाण कैसे होने चाहिए, समान है। पहले तो क्या था, स्मॉल q समान आवेश था, अब की बार असमान आवेश बोल दिया। कॉन्सेप्ट वही है, Q1 अपॉन Q2 x1 अपॉन x2 के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब देखिए बच्चों यहां पर यदि संपूर्ण निकाय संतुलन में है, अगर मैं बात करूं कि भाई संपूर्ण निकाय संतुलन की स्थिति में है और Q आवेश असमान है, तो Q की प्रकृति Q1 और Q2 दोनों के विपरीत होनी चाहिए। स्मॉल q होना चाहिए विपरीत प्रकृति का। अगर ये विपरीत प्रकृति का होगा तो Q का परिमाण हम इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं, कैपिटल Q1 इंटू x2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और कैपिटल Q2 x1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तीसरी स्थिति देखते हैं बच्चों, दो असमान आवेश Q1 व Q2 एक सरल रेखा पर x दूरी पर स्थित हैं। तीसरा आवेश Q को Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा पर बाहर रखना चाहिए, तो उस पर परिणामी बल शून्य हो। ये कंडीशन बोल दी बच्चों यहां पर। अब की बार क्या बोल दिया कि भाई ये दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है -Q2, और अब जो तीसरा आवेश है Q उसको रखना पड़ेगा हमें बाहर। इन दोनों के बीच की दूरी दे दी x, तो मान लो इसको d दूरी पर रखा। तो इस वाली स्थिति में क्या होगा, इस वाले Q आवेश पर देखिए, अगर ये वाला आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा, ये अगर इसको प्रतिकर्षित करता है F1 बल लगाकर, तो ये वाला आवेश देखिए क्या करेगा, इसको ये इस पे बल लगाएगा, तो विपरीत प्रकृति है तो इसको आकर्षित करेगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई बच्चों यहां पर। अब इस वाली कंडीशन से आप निकाल सकते हो यहां पर, अब की बार इस Q1 आवेश से इसकी दूरी हो गई x प्लस डी, और ये इसकी दूरी दे रखी है आपको Q2 से d दूरी पर। तो अब की बार F1 बराबर होगा F2 परिमाण, लेकिन दूरी अब की बार x प्लस डी हो जाएगी बच्चों यहां पर। तो ये कंडीशन बोल दी। फोर्थ केस देखिए, यदि इन बलों का परिमाण समान है तो आवेश संतुलन में होगा। इसके बाद संतुलन की प्रकृति देखें, यदि निकाय के सभी आवेश संतुलन में है तो संपूर्ण आवेश निकाय में होगा। ये पीछे अपन बात कर चुके। तो बच्चों ये हो गया आपका संतुलन का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से संतुलन हुआ। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि किस तरीके से विभिन्न आवेश वितरणों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव हम कैलकुलेट करेंगे, क्या उनके ग्राफ्स होते हैं और किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। सो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। बच्चों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सो दैट कि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। आपको लग रहा है कि भाई जिस तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है वो कंटेंट आपके लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, सो दैट कि जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बच्चों।